हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। सितंबर महीने की शुरुआत हो गई है और त्योहारों की रंगत और बढ़ने वाली है। गणपति जी का आगमन इसी दौरान होने वाला है और जैन समाज के पर्युषण भी शुरू हो रहे हैं इसी महीने में। बाजार भी नया हाई बनाते जा रहा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्तों की बातों का, जो 26 से 30 अगस्त तक का था। तो अब सबसे पहले हम आज के हॉट टॉपिक पर बात करेंगे, जो इस समय जीडीपी के, भारत के जीडीपी के आंकड़े आए हैं, जो कि 6.7% पे आए हैं, जिससे ये अप्रैल से जून क्वार्टर तक का है और ये 5 क्वार्टर में सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ दिखाई गई है। अब कुछ लोगों को इससे डर लगने लगा है। हमारे पास कुछ इंक्वायरीज आई है कि भाई अब इससे मार्केट पे क्या असर पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इसी बात पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इसका जो सबसे बड़ा रीजन है जो इस क्वार्टर में इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, वो है ये इस दौरान, इस क्वार्टर में देश के सबसे बड़े इलेक्शंस भी थे, जिसकी वजह से आचार संहिता लग जाती है और जिसकी वजह से पॉलिसी फ्रीज भी हो जाती है। इसमें अब ऐसे में सरकार भी कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकती है, जिसकी वजह से ग्रोथ की रफ्तार में एक थोड़ा ब्रेक भी लग जाता है। दूसरा कारण जो है, इस साल गर्मी जो पड़ी है वो बेतहाशा गर्मी है। ऐसी गर्मी पहले कभी नहीं देखी गई थी। इतनी गर्मी होने की वजह से लोगों के आवाजाही पर काफी फर्क पड़ा है। इसमें टूरिज्म सेक्टर पर भी बुरा असर पड़ा है। काफी सारे क्रॉप्स भी खराब हुए हैं। ये एक समझ लीजिए एक बहुत बड़ा सेकंड रीजन रहा है। तीसरा रीजन मॉनसून भी रहा है, जो अभी चल रहा है। मॉनसून की शुरुआत में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, जिसमें वर्षा अचानक से किसी जिले में आ रही है, किसी जिले में नहीं आ रही है, कहीं पे एकदम सूखा पड़ा हुआ है। वहीं इस साल सबसे ज्यादा बाढ़ और लैंडस्लाइड्स की जो घटनाएं हैं वो मॉनसून के पहले भाग में काफी ज्यादा देखने को मिली है, जिसकी वजह से काफी सारा काम अटक गया है, काफी आवाजाही पे फर्क पड़ा है और जिसकी वजह से ऑफकोर्स नुकसान भी काफी सारा हुआ ही है। चौथा कारण जो है वो है इलेक्शन के दौरान सरकारी निवेश भी सुस्त पड़ जाता है, जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे भी काफी फर्क आता है। तो मिला जुला कर आप देखेंगे तो इलेक्शन की वजह से इस बार काफी स्लो डाउन हुआ है और वेदर ने भी एक डाउन प्ले किया है, जिसकी वजह से ये आपको एक गिरावट देखने को मिली है। हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में अगर ये दोनों कारक नहीं रहे तो हम एक काफी तेजी से चलती हुई इकोनॉमी है, जिसमें समझ लीजिए ये एक छोटा सा बम्प की तरह आया है। अब अगले क्वार्टर में फिर से हम वापस उसी तेज गति को पकड़ते हैं कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। अब आने वाला क्वार्टर त्योहारी सीजन का क्वार्टर है, जिसमें जनरली एक ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलती है जीडीपी में। अब तो ये अनुमान है कि आने वाले क्वार्टर में जीडीपी यहां से बेटर लेवल्स पर हम देख सकते हैं। इन आंकड़ों का पहले काफी एक विश्लेषण भी हो चुका है, तो अब इसका इंपैक्ट बाजार में ऑलरेडी आ चुका है, तो इसका कोई ज्यादा इंपैक्ट होने की आशंका कम है। अब एक टेम्पररी अगर सेल ऑफ अगर आ भी जाता है तो लिक्विडिटी जिस प्रकार से अभी है मार्केट में, तो उससे लगता नहीं है कि ये कोई काफी बड़ा इंपैक्ट आएगा मार्केट के लिए। और हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। चाइना जो हमारे कॉम्पिटिटर की तरफ से एक समझ लीजिए, वो अभी के लिए 4.7% की जीडीपी ग्रोथ, जो कि हमसे काफी धीमी ग्रोथ पर बढ़ रहा है। यहां पर हम बताना चाहते हैं कि एक जियोपॉलिटिक्स भी हमारे जीडीपी पर एक रोल प्ले कर सकता है। जहां पे रशिया यूक्रेन युद्ध अभी अपने चरम पर चल रहा है, जहां हमने 2.5 साल में यूक्रेन को कभी भी रशिया के अंदर ड्रोन से कंटिन्यूअस हमला करते हुए
और ना ही रशियन टेरिटरी में धावा करते हुए देखा था, जो कि इस समय हो रहा है। दूसरी ओर हमारे प्रधानमंत्री भी यूक्रेन की यात्रा से उनकी यात्रा से काफी उम्मीदें लगाई गई थी और हो सकता है कि कोई एक समझौता भी आ सकता है नियर फ्यूचर में। इजरायल भी अभी सभी तरफ से घिरा हुआ है, जबकि वहां से कोई ज्यादा न्यूज रोज रोज नहीं आ रही है, लेकिन वो टेंशन काफी अभी भी बना हुआ है। वहीं साउथ चाइना सी में भी टेंशन बढ़ता जा रहा है, जहां पर कोरियन टेरिटरीज को भी चाइना से अब डर लगने लगा है। वहीं जापान भी बोल रहा है कि भाई हमने भी इतने सालों तक कुछ भी नहीं किया, लेकिन चाइना की वजह से अब हमें भी दिक्कतें हो रही है और जापान अब रिटेलिएट करने की बात भी सोच रहा है। वहीं ताइवान का जो मसला है वो अभी सॉल्व होने के कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। तो ये जो साउथ चाइना सी का जो मैटर है वो फिलीपींस भी उसमें अब चाइना के अगेंस्ट में हो रखा है, तो काफी टेंशन बना हुआ है इस रीजन में भी। भारत का महत्वाकांक्षी भारत मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसकी घोषणा G20 के दौरान की गई थी, उस पर भी बहुत धीमी गति से अभी काम हो रहा है। वैसे मोदी जी ने 76,000 करोड़ के वदावन पोर्ट प्रोजेक्ट, जो कि मुंबई के निकट है, उसका उद्घाटन इसी हफ्ते में किया है। तो अगर मिडिल ईस्ट का टेंशन कुछ घटता है तो हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिले, जिसकी वजह से हमारे जीडीपी में एक अच्छा खासा इंपैक्ट देखने मिल सकता है। इस हफ्ते की दूसरी हाईलाइट रही है यूएस के जीडीपी आंकड़े, जो कि 3% की ग्रोथ बताई गई है। इतनी बड़ी इकोनॉमी है $26 ट्रिलियन की, उसमें 3% से बढ़ना अपने आप में काबिले तारीफ है। तो वहां पर अभी के लिए कोई मंदी वाली बात नहीं है। जो पिछले महीने हम सब वहां पर मंदी की जो बात सोच रहे थे, वो इस आंकड़े से सब नकारा गया है। अब इस महीने की एक ये भी खास बात है कि अमेरिका में लंबे समय के बाद रेट कट होने की संभावना है इस महीने में, जो कि 17-18 सितंबर को वहां पर होने वाली फेड की बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। अगर 25 बेसिस पॉइंट कटौती की जाती है तो मार्केट इसे ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। मार्केट ने ऑलरेडी एक रैली दी है जिससे ये डिस्काउंटेड हो गया है। लेकिन अगर ये कटौती 25 बेसिस पॉइंट से ज्यादा की होती है, यानी 50 बेसिस पॉइंट या 75 बेसिस पॉइंट, तो उसका एक अच्छा खासा पॉजिटिव इंपैक्ट हम मार्केट पे देख सकते हैं। दूसरा बड़ा ट्रिगर होगा फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल की स्पीच में। अगर वो आने वाले साल का, मतलब इसी साल का, अगर कोई टारगेट फ्रेम देते हैं जहां पर कितना रेट कट किया जाएगा इस रेट कट के बाद में, तो उससे भी एक रिएक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है। काफी सारी अटकलें हैं कि हो सकता है कि इस बार पॉवेल साहब बोल सकते हैं कि शायद वो 50 बेसिस पॉइंट से 1 परसेंटेज पॉइंट तक की रेट कट इसी साल में कर सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया, इन्होंने अपना रिजल्ट्स इसी हफ्ते घोषित किया है, जिसमें उन्होंने क्यू ऑन क्यू, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ग्रोथ में कमी आने की बात बताई है, जिसके बाद ये भारी भरकम शेयर एक ही दिन में 7% तक लुढ़क गया। जबकि कंपनी ने अपना प्रॉफिट साल दर साल दुगना किया है और $50 मिलियन का बाईबैक भी घोषित किया है, जिसके बाद भी कंपनी के शेयर में बहुत बड़ा एक मुनाफाखोरी, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। हमारे यहां पर भी जी और सोनी के बीच का विवाद खत्म हो गया है, जिसके बाद जी का शेयर 15% तक उछल गया एक ही दिन में। दोनों कंपनियों के बीच एनसीएलटी और सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर में 6 महीनों से दोनों आमने सामने थे और एक दूसरे पर केस किए हुए थे, जिसे अब सुलझा लिया गया है। दोनों कंपनीज ने अपने ऊपर के जो इन्होंने एक दूसरे पर जो एलिगेशंस लगाए थे वो सब खत्म कर दिए हैं। इन दोनों कंपनीज को मिला के एक $10 बिलियन का एक मेगा मर्जर अब संभव हो गया है। वहीं सेम मीडिया इंडस्ट्री से रिलायंस और डिज्नी, इन दोनों के बीच में भी 70,000 करोड़ यानी $8.5 बिलियन के मेगा मर्जर को सीसीआई की ओर से हरी झंडी मिल गई है।
रिलायंस की एजीएम भी इसी हफ्ते हुई है, जहां पर कंपनी ने 1:1 का बोनस पे विचार करने के लिए 5 सितंबर को एक बैठक बुलाई है अपने सभी शेयर होल्डर्स की। इसी सप्ताह में हुरुन रिच लिस्ट भी जारी हुई है, जिसमें गौतम अडानी को भारत का अब सबसे रिचेस्ट, सबसे अमीर आदमी घोषित किया गया है, जो कि इसके पहले मुकेश अंबानी थे, जो अब वो वहां से पहले पायदान से खिसक कर अब दूसरे पायदान पे आ गए हैं। तीसरे स्थान पर अब आ गए हैं एचसीएल ग्रुप के शिव नाडार, और चौथे पोजीशन पे है साइरस पूनावाला का नाम आया है। तो चलिए अब यहां पर कुछ हम एफआईआईज की बातें कर लेते हैं। एफआईआईज ने इस महीने में टोटल 21,368 करोड़ की नेट सेलिंग की है। अगर इस हफ्ते के दौरान की बात की जाए तो उन्होंने नेट बाइंग की है 9,218 करोड़ की इस एक हफ्ते में, जिसमें से गुरुवार और शुक्रवार को अकेले ही उन्होंने 8,500 करोड़ की बाइंग की है। एफआईआईज ने गत सप्ताह भी गुरुवार और शुक्रवार को करीब 3,300 करोड़ की बाइंग की थी। तो अगर पिछले 10 दिनों के अगर हम फिगर्स देखें तो इनकी तरफ से करीब 12,500 करोड़ की बाइंग हुई है पिछले 10 दिनों में। वैसे भी बाजार ने 12 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूअसली हरे निशान में बंद हुए हैं, जो बहुत लंबे समय बाद देखने को मिला है, जो हमारे मार्केट की इनहेरेंट स्ट्रेंथ जताता है। तो चलिए अब यहां पर हम दूसरे एसेट क्लासेस की भी बातें कर लेते हैं। गोल्ड का भाव इस सप्ताह में 71,700 के आसपास ट्रेड कर रहा था। गत सप्ताह के मुकाबले इस कमोडिटी में कोई खास मूवमेंट नहीं देखने को मिला है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का भाव 2,519 यानी $2,519 के आसपास चल रहा था। इसके भाव में करीब $30 का इजाफा देखने को मिला है। कच्चा तेल भी $76 के आसपास ट्रेड कर रहा था। इसका भाव गत सप्ताह के मुकाबले $2 घट गया है। और इसके बाद में है बिटकॉइन का भाव देख लेते हैं। बिटकॉइन शुक्रवार को क्लोजिंग के समय $58,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो गत सप्ताह इसी दौरान $64,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। रुपया भी डॉलर के सामने 83.87 के भाव से ट्रेड करते हुए नजर आ रहा था। गत सप्ताह के मुकाबले ये 6 पैसा बढ़ गया है। अब यहां पर कुछ निफ्टी की बातें कर लेते हैं। निफ्टी 412 अंक बढ़कर 25,235 पर आ गया है। वहीं बैंक निफ्टी 51,351 पर यानी 417 अंक बढ़ा है। गत सप्ताह भी ये करीब 416 अंक ही बढ़ा था। सेंसेक्स भी 82,365 पर यानी 1,279 पॉइंट 1279 पॉइंट्स अंक बढ़ गया है। अब यहां पर कुछ बढ़ने वाले इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं। निफ्टी आईटी 4.13% और निफ्टी फार्मा 3.06% तक बढ़े हैं। बाकी सारे इंडेक्स करीब 1 से 2% तक बढ़कर हरे निशान में बंद हुए हैं। गत सप्ताह में भी कोई घटने वाला कोई इंडेक्स नहीं था। इस सप्ताह भी सिर्फ एक मामूली सी घटत हमने सिर्फ निफ्टी एफएमसीजी में 0.5% की देखी है। इसके अलावा कोई भी इंडेक्स लाल निशान में नहीं है। अब यहां पर हम कुछ बढ़ने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है जीएसपीएल का, जो कि 31% बढ़ गया है इस एक सप्ताह में। इसके बाद है गॉडफ्रे फिलिप्स, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प, सुंदरम फाइनेंस, जेएम फाइनेंशियल, केईसी इंटरनेशनल, टाटा एलेक्सी जो काफी इस बार फ्लेवर में रहा है, पीएनबी हाउसिंग 197, एरिक लाइफ साइंसेज, बिरला सॉफ्ट, ये सभी की सभी शेयर्स 11 से 18% तक बढ़े हैं इस एक सप्ताह में। अब यहां पर कुछ घटने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें सनटेक रियलिटी है, मिंडा कॉर्प है, कोचिन शिपयार्ड, एफएसएन ई कॉमर्स, सीडीएसएल, आर्केन केमिकल, सीजी पावर और अडानी पावर, ग्लैक्सो फार्मा, केन्स टेक्नोलॉजी, ये सभी के सभी शेयर्स 6 से 9% के घाटे के साथ बंद हुए हैं इस सप्ताह में। तो चलिए अब अगले हफ्ते की बात कर लेते हैं, जो 2 से 6 सितंबर तक का है। अगला हफ्ता सितंबर महीने और पूरे महीने की सीरीज का पहला कारोबारी हफ्ता होगा। इस सीरीज की शुरुआत काफी धमाकेदार नोट पर तो हुई है, और अब ये देखने ये एकदम दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले सोमवार कैसा रहेगा,
जब भारत के जीडीपी फिगर्स का पहली प्रतिक्रिया मार्केट देगा। अब निफ्टी इस हफ्ते जो सितंबर सीरीज है उसके पहले दिन काफी धमाकेदार क्लोजिंग दी है, काफी जोरदार क्लोजिंग दी है, जो डेली, वीकली और मंथली पर हाईएस्ट एवर क्लोजिंग माना जाएगा। जो टेक्निकल समझते हैं उनको ये समझ आएगा ये काफी अहम है और ये टेक्निकल की भाषा में इसे काफी बुलिश माना जा रहा है। अब यहां पर बैंक निफ्टी पर खास नजर रखने वाली चीज है, जो इस सप्ताह भी वापस से ये 2 सप्ताह से करीब करीब 400 अंक बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी अपने लाइफ हाई से करीब 2000 अंक अभी भी दूर है। और अगर बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस आने वाले समय में आने वाली इस सीरीज में अगर आता है तो निफ्टी के लिए एक बड़ा स्पाइक मिल सकता है। एफआईआईज कंटिन्यूअसली 10 दिनों से बाइंग कर रहे हैं। डीआईआईज ने भी बीच बीच में कहीं थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग किया है, लेकिन मेजरली वो बाइंग में ही है। शुक्रवार को निफ्टी 83 अंक, बैंक निफ्टी 198 यानी 198 अंक, सेंसेक्स भी 231 यानी 231 अंक बढ़कर बंद हुए हैं। अगर एजीआर के बकाया पर हियरिंग के चलते वोडाफोन आइडिया का शेयर में 4% का क्रैक देखने को मिला शुक्रवार को। सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है जिसके तहत 1 नवंबर 2024 से गन्ना यानी शुगर केन से एथेनॉल के प्रोडक्शन पर लगा प्रतिबंध हटा लिया जाएगा। इस खबर के बाद तो चीनी मिल्स के शेयरों को तो जैसे कोई पकड़ ही नहीं पा रहा था, इतनी तेज गति से उड़ रहे थे। सारे चीनी शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी गई। 15 करोड़ किसानों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से आया है ठीक इलेक्शन के पहले। चीनी मिल्स के साथ साथ लिकर कंपनीज यानी शराब की कंपनियों में भी जबरदस्त तेजी देखी गई है। दरअसल एथेनॉल एक तरह से ये बेस स्पिरिट का काम करता है अल्कोहल इंडस्ट्री के लिए, अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिसकी वजह से ग्लोबल स्पिरिट्स 19% तक उछल गया एक ही सेशन में। तिलक नगर इंडस्ट्रीज में भी 7% की छलांग देखी गई शुक्रवार के सेशन में। तो चलिए अब यहां पर कुछ आईपीओ की भी बातें कर लेते हैं। इकोस मोबिलिटी हॉस्पिटैलिटी का आईपीओ 64.18 गुना ओवर सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। इसका प्राइस बैंड 318 से 334 का था और इशू साइज इसका 601 करोड़ का था। ये पूरा का पूरा ओएफएस पोर्शन रहा है। बाजार स्टाइल का आईपीओ 3 सितंबर तक खुला रहेगा। पहले दिन ये 0.73 गुना भरा गया है। प्राइस बैंड इसका 370 से 379 यानी 370 से 389 रुपीस का है। इशू साइज है 834.68 करोड़ का। 686.68 करोड़ का इसमें से ओएफएस का पोर्शन रहेगा। प्रीमियर एनर्जीज का आईपीओ को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। 2830 करोड़ का आईपीओ यानी 2830 करोड़ का आईपीओ को 1.5 लाख करोड़ के एप्लीकेशन मिले हैं, यानी 74 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है ये आईपीओ। इसके पहले टाटा टेक के आईपीओ को 1 लाख करोड़ की बोली लगाई गई थी। आईपीओ मार्केट में निवेशकों की जैसे पैसों की बारिश भी नहीं, बाढ़ रखी है। रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल का शेयर ये आईपीओ एसएमई सेगमेंट में आया था, जिसमें इसकी आस थी सिर्फ 12 करोड़ की। आईपीओ सिर्फ 12 करोड़ का था। इसे मिल गए 4700 करोड़ की बोलियां। इस कंपनी के पास मात्र 2 ऑटोमोबाइल बेचने के शोरूम्स हैं और सिर्फ 8 एम्प्लॉइज हैं। ये पागलपना देखने के बाद मार्केट रेगुलेटर ने भी एक चेतावनी जारी कर दी इंस्टेंटली कि आप अपना ड्यू डिलिजेंस खुद करें आईपीओ के लिए। इसके लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। वहीं ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के आईपीओ की लिस्टिंग हुई है इस सप्ताह में। 46% के प्रीमियम के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है, काफी अच्छी मानी जाएगी। इंटर आर्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का आईपीओ भी इसी सप्ताह 32% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ है। तो
आईपीओ में इस समय टोटल पागलपना हो रखा है, टोटल बाढ़ आ रखी है। तो इसीलिए ये पूरा हफ्ता आईपीओ के लिए काफी अहम था। चलिए अब हम निफ्टी की बातों पे आ जाते हैं। फिर से निफ्टी ने एक इतिहास रच दिया है। लगातार 12 ट्रेडिंग सेशन हरे निशान में बंद करके निफ्टी एक 2007 के बाद 2007 में भी 11 ट्रेडिंग सेशंस एक साथ में पॉजिटिव बंद दिए थे। उसके बाद ये कभी नहीं हुआ है। ऐसी तेजी, ऐसी बाइंग स्प्री कभी नहीं देखी गई है। ये 2024 में जाके 12 ट्रेडिंग सेशंस और अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सोमवार को पता नहीं कि क्या होने वाला है। निफ्टी ने शुक्रवार को 25,268 का नया लाइफ हाई लगा लिया है। बाजार बंद होने के बाद जीडीपी के आंकड़ों का असर अब सोमवार को ही देखने को मिलेगा। जीडीपी के आंकड़े बाजार बंद होने के बाद आए थे। वैसे निफ्टी ने 5 अगस्त के निचले स्तरों से करीब 1374 यानी 1374 पॉइंट्स की तेजी दिखा दी है। ये परसेंटेज टर्म्स में करीब करीब 5.7% बनता है। बुल्स अभी कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को। मार्केट्स ने अपने पिछले सभी फॉल्स में से बहुत अच्छी रिकवरी और बहुत तेजी से फिर से रैली में पार्टिसिपेट किया है। बुल्स के लिए अभी 25,000 का जो लेवल है, राउंड फिगर, वो एक बड़े सपोर्ट की तरह से काम कर सकता है। वहीं रेजिस्टेंस के लिए 25,350 से 25,400 के बीच एक अच्छा रेजिस्टेंस मिलने की उम्मीद है। मार्केट के लिए अभी मार्केट इंट्राडे में 100-200 पॉइंट तो मिनटों में ही उठापटक कर रहा है। अगले हफ्ते में अगस्त महीने की ऑटो सेल्स की बिक्री के भी आंकड़े आने वाले हैं। अगले हफ्ते ही पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के आंकड़े भी जारी होंगे, जिस पर सभी एनालिस्ट उसको ट्रैक करते हैं। सोमवार को लेबर डे होने की वजह से यूएस मार्केट्स बंद रहेंगे। मार्केट्स का ट्रेंड अभी पॉजिटिव बना हुआ है। 2 हफ्तों से मार्केट ने एकदम खड़ी चढ़ाई चढ़ी है। तो अब आने वाला सप्ताह ये देखने लायक होगा कि मार्केट इस ट्रेंड को बरकरार रख सकता है या नहीं रख सकता है। तो दादा, ये हमारी तरफ से एक फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताइए कि मार्केट आपको टेक्निकली क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। नया महीना, नया हफ्ता शुरू हो गया। नया सेटलमेंट भी सितंबर 2024। बात करेंगे 2/9 से 6/9 के बीच में बाजार का हाल हकीकत क्या उभर के आ सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से बाजार क्लोजिंग हुआ है, हाईएस्ट एवर क्लोजिंग इन निफ्टी स्पॉट, वो आप लोग देख रहे हैं। लास्ट वीक में भी हम बात किए थे, चार्ट एनालिसिस करने का कोशिश किया था कि जिस हिसाब से बाजार का क्लोजिंग हुआ है, नया हाई बनने में थोड़ा दिक्कत लग सकता है, लेकिन हाई बनना जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। वही हुआ है। मेरा बाईं तरफ है वीकली स्पॉट निफ्टी एंड दाईं तरफ है डेली निफ्टी स्पॉट। वीकली के हिसाब से देखा जाए तो 9 एक्सपोनेंशियल के ऊपर जब तक है, मेरे हिसाब से बाजार के अंदर कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। जो प्रॉब्लम बन के आ सकता है वो है ऊपरी हिस्से में बाजार को टिक पाना थोड़ा सा मुसीबत हो सकता है या थोड़ा प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि बाजार लगातार इस महीना जो चारों हफ्ता गया है, चारों हफ्ता कंटिन्यूअसली अप क्लोजिंग अपसाइड में बाजार गया है। वीकली एमएसीडी इज कंसर्न वेरी इंटरेस्टिंग, स्लोप चेंज करके ये ऊपर की तरफ जाने का कोशिश किया और जा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव निशानी है। फॉर अ चेक, हालांकि मंथली क्लोजिंग हो चुका है, दैट्स व्हाई दिस इज द मंथली चार्ट इज कंसर्न। मंथली भी जिस हिसाब से है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। बाकी एकदम पॉजिटिव क्लोजिंग है, सोच विचार पॉजिटिव ही रखना चाहिए। एनी काइंड ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स 9 एक्सपोनेंशियल is a very good support area for spot nifty is concerned. Now here is a daily chart. डेली चार्ट के अंदर जो हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि 13 डीएमए के ऊपर लगातार 3 क्लोजिंग होने के बाद इस बार भी बाजार सरप्राइज किया है। सरप्राइज इन दैट सेंस, जो लोग 13 डीएमए नहीं मानते हैं और जो लोग मानते हैं उनके लिए एक रूटीन वर्क के हिसाब से बाजार अभी चल रहा है। तो जब तक डेली चार्ट 13 डीएमए के नीचे नहीं क्लोजिंग होता है, तब तक हम लोग पॉजिटिव ही सोचेंगे। बट हाँ,
जो ऊपरी हिस्से के हिसाब से बाजार जा रहा है और खास करके जो रेजिस्टेंस फेस करना जगह है वो करीब करीब आ चुका है एट द इंडेक्स पॉइंट इज कंसर्न, जो कि 25,300 से 25,400 इस जगह को कहीं भी एक बार थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो आरएसआई आप लोग दिख रहा है वो 14 डेज आरएसआई, जो कि जिसका वैल्यू अभी 68 69 के आसपास है। मोटा मोटी हिसाब से देखा गया हर बार इंडेक्स 70 के ऊपर जाने में डेली चार्ट में ये थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं। अब देखना ये पड़ेगा क्या ये यहां पर पॉज लेगा कि नहीं लेगा। हाँ, वेट एंड एविडेंस कुछ है, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस मोड एट द हायर एंड लेना चाहिए। बाकी ट्रेंड इज कंसर्न वीकली, मंथली एज वेल एज डेली, देयर इज अ नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए हम लोग का नेक्स्ट जो बैंक निफ्टी के ऊपर बातचीत। मेरा बाईं तरफ है बैंक निफ्टी वीकली, दाईं तरफ है बैंक निफ्टी डेली। तो शुरू करते हैं वीकली से। जो ट्रेंड लाइन खींच के रखे हैं, होपफुली आप लोग को याद होगा लास्ट वीक में भी हम लोग यही बात किए थे। जिस हिसाब से बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड लाइन के ऊपर, 9 एक्सपोनेंशियल के ऊपर और गैप को क्लोज करके ऊपरी हिस्से में बंद हुआ है, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन के हिसाब से हम जरूर सोचेंगे। बट कॉज ऑफ कंसर्न एक ही है, वो है एमएसीडी का स्लोप। वो होना भी चाहिए क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग वीक जो डाउन ट्रेंड चल रहा था यहां पर आके 9 एक्सपोनेंशियल के ऊपर एक फास्ट साइन ऑफ रिवर्सल, रिकवरी, कुछ भी बोलिए, वो दिखाया है बैंक निफ्टी। डेली चार्ट के अंदर क्या दिख रहा है? वही सेम सिचुएशन, 13 डीएमए के ऊपर जो क्लोजिंग हुआ था, उसके बाद जो ट्रिगर हुआ था, उसके बाद से धीरे 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 द वीक चार्ट इज कंसर्न रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। हर ऊपरी हिस्से में बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस मिलेगा, खास करके ये सब जोन, ये जोन काइंडली आप लोग चार्ट में चेक करेंगे, जरूर आप लोग को भी दिखेगा। मैं खाली एक इनपुट देने का कोशिश किया। ये है आरएसआई का अभी सिचुएशन, और ये मोमेंटम ऊपरी हिस्से में ले जाने के लिए इंगित तो कर रहा है। किस हद तक ले जाएगा, मंडे ऑनवर्ड्स जो फ्रेश मंथ, फ्रेश क्लियरिंग जो स्टार्ट हुआ है उसके हिसाब से देख सकते हैं। पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन हर ऊपरी हिस्से में बैंक निफ्टी के अंदर एक सप्लाई जोन रेडी है, जिसके कारण हम लोग थोड़ा सा डर डर के बैंक निफ्टी को स्टडी करेंगे पॉजिटिव व्यू के हिसाब से देखने के लिए। चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां पर हमारे इन्वेस्टरों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में आप कुछ स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा। ओवर टू यू। आज जो तीनों स्टॉक के ऊपर विश्लेषण करेंगे, ये एक चार्ट विश्लेषण खाली है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि एक एडुकेटिव चैनल है। जो फिगर आउट करके मैंने दिखाने का कोशिश कर रहा हूं, वो टेक्निकल्स को जो चर्चा करते हैं उन लोग के लिए एक इनपुट के हिसाब से काम कर सकता है। लॉरेस लैब, वाइजमैन लिमिटेड एंड यासू इंडस्ट्री। लॉरेस लैब काफी हद तक कोविड सिचुएशन में जो रैली हुआ था उसके बाद से जो डाउन ट्रेंड चालू हुआ, धीरे धीरे वहां से उभरने का कोशिश कर रहा है, बट सामने में काफी सारा रेजिस्टेंस बना हुआ है इस स्टॉक में। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, कितना भी चाहे नेगेटिव न्यूज हो जाए, ये स्टॉक अभी तक जो क्रॉसओवर हुआ था लास्ट जुलाई में, धीरे धीरे करके वो स्लोप धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ लेके जाने में कोशिश कर रहा है। जितना बार ऊपरी हिस्से से नेगेटिव आया, सेलिंग प्रेशर आया, सप्लाई आया, कुछ भी बोलिए,
वो 13 एंड 26 का जो मिड पॉइंट जो जोन है वहां से सपोर्ट लेके घूम के फिर ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। ना सामने में जो रेजिस्टेंस लाइन मैंने खींच के रखा हूं, ये एक सप्लाई जोन है। इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करने का कोशिश कर सकता है। ऐसा चार्ट बहुत सारा पैटर्न बहुत सारा चार्ट में अपीयर हुआ है। ये चार्ट देख के अगर आपको फॉलो अप ठीक लगा या ये अगर पॉजिटिव रिएक्शन करता है, तो ऐसा चार्ट ढूंढ के निकालिए जिसका ऐसा ऐसा क्लोजिंग है। क्यों ऐसा क्लोजिंग? मतलब बाजार के उल्टा साइड में जाने का कोशिश किया। बाजार ऊपरी हिस्से में है, ये निचले हिस्से से कोशिश कर रहा है सरवाइव करने का। फाइनल चेक मंथली, जिस हिसाब से मंथली क्लोजिंग हुआ है आप लोग देख पाएंगे कि अगर इसके ऊपर जाता है दैट मीन्स राउंड नंबर 500 500 के ऊपर क्लोजिंग या मोमेंटम, बाजार ये लॉरेंस स्लैब को एक ट्रेंड जो रिवर्स हो रहा है उसको उस तरफ मतलब एक पुल बैक की तरफ और लेके जा सकता है। मंथली चार्ट इज कंसर्न एंड मंथली एमएसीडी इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे हिसाब से एमएसीडी का स्लोप, तो इसी हिसाब से इस स्टॉक को दिमाग में रखना चाहिए, रेडर लिस्ट में रखना चाहिए। इसका मोमेंटम क्या क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हाल हकीकत आपको डेली और वीकली चार्ट का कॉम्बिनेशन में घर पे जरूर देखिए और हर दिन इस स्टॉक के अंदर नजर रखिए। और ये स्टॉक का क्या चार्ट डेवलप हो रहा है, इससे आप काफी सारा इंडिकेशन मिल सकता है नेक्स्ट जब ऐसा चार्ट आपको सामने दिखेगा। तो ये थोड़ा सा हटके वाइजमैन लिमिटेड जिस हिसाब से चार्ट डेवलप हुआ है, अचानक एक गैप करना फिर ऊपर से सेलिंग प्रेशर आना, बट एक रेंज में है, ये बोल सकते हैं एक रेंज में है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर इसके ऊपर टेक्निकल चर्चा करेंगे तो काफी दिन से एक ही रेंज में पड़ा हुआ है, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। कहाँ ऊपर का सप्लाई जो है वो 140-45, नीचे का जो सपोर्ट है 110-105। जब तक इस रेंज से नहीं निकलेगा, हालांकि 1326 का एक पॉजिटिव वाइब रेक अभी भी मेंटेन कर रहा है, यही एक पॉजिटिव सिनेरियो है। मंथली चार्ट इज कंसर्न, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप लोग भी देख रहे हैं। और मंथली एमएसीडी का स्लोप ये किस हद तक थोड़ा सा फिर से एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करने का कोशिश किया लास्ट क्लोजिंग के बाद। दिस इज द वीकली क्लोजिंग, दैट्स वाई जो सबड्यू है, जो आरएसआई स्टोकेस्टिक्स हम लोग को बता रहा है, ये पिक्चर दे रहा है, ये एक रेंज में है। ये रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन किस तरफ होता है, दैट्स वाई ये स्टॉक को मैंने आज वॉच लिस्ट में डालने के लिए रखा हूं। नेक्स्ट स्टॉक यासो इंडस्ट्री, ज्यादा दिन का डेटा एनएससी में है नहीं, फिर भी ये स्टॉक भी एक रेंज में फंसा हुआ है। रेंज जो है 2050 बाई क्लोजिंग ऊपर की तरफ और नीचे में 1700, इस रेंज में फंसा हुआ है, बट नेगेटिव क्रॉस डाउन अभी हुआ नहीं है। मंथली चार्ट इज कंसर्न, हालांकि कम डेटा है ऐसा हालत में है, दैट मीन्स एक पॉजिटिव क्लोजिंग तो आया है ना। वीकली प्राइस एक्शन के साथ अगर वीकली एमएसीडी को देखा जाए तो एमएसीडी का स्लोप एक इंटरेस्टिंग चेंजेस हुआ है और आरएसआई और स्टोकेस्टिक्स मोमेंटम क्रिएट करने के लिए रेडी है। क्या ये मोमेंटम क्रिएट होगा, दैट मीन्स रेंज ब्रेकआउट होगा, इसके लिए मैं इस स्टॉक को रेडार लिस्ट में रखा हूं। आप लोग सहमत हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, आप लोग का हिसाब से चार्ट जरूर स्टडी कीजिए और ऐसा पैटर्न दूसरा कौन कौन सा चार्ट के अंदर है वो भी ढूंढ के निकालने का कोशिश कीजिए। हिसाब से देखा जाए ये तीनों स्टॉक एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म का जो चार्ट फॉर्मेशन का जो सिस्टम होता है उसमें उसी हिसाब से दिमाग में डाल के ये चार्ट को स्टडी करते रहिए। ये था आज के लिए तीनों स्टॉक का विश्लेषण। चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। स्टॉक्स की जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू।
ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां पर हमारा ये डिस्क्लेमर रहता है। दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही व्यू शेयर करते हैं, बातें करते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी ट्रेडर्स है, इन्वेस्टर्स है, व्यूअर्स है, जो भी हमारा चैनल देखते हैं, वो अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय।